नमस्कार दोस्तों हर स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि हम अधिकारी बने और अपने माँ बाप और अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने शहर का जो है अब नाम रोशन करें। दोस्तों आज के वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें फ्रॉम जीरो लेवल। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए जो है रामबाण साबित होगा, इसको एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों आप ये हमेशा याद रखिएगा कि बीपीएससी की, चाहे बीपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी में, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी है जिनका एकेडमिक जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। 10th में भी उनको अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, या 12th में भी एक आध बार फेल किए हैं, या परसेंटेज कम है। ग्रेजुएशन में भी वो किसी तरह पास किए हैं, वो एवरेज स्टूडेंट्स या उससे भी कम रहे हैं, उन्होंने भी जो है ये एग्ज़ाम जो है, चाहे बीपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। ये बिलीव रखिए कि आप भी इस एग्ज़ाम को, उन्हीं लोगों की तरह आप भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि उस एग्ज़ाम की क्रैक करने की सही रणनीति क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सबसे पहला काम है कि आपके अंदर के डर को ख़त्म करना। सबसे पहला काम क्या है? अपने अंदर का डर जो है ख़त्म करना है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, जबकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये आपके अपने अंदर जो है आपका डर ख़त्म करके ये विश्वास जगाना, यस यू कैन डू इट। समझ रहे हैं बात को? हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। ये आप प्रत्येक सुबह में, मान लीजिए अभी से आप तैयारी करना शुरू करिएगा, या मान लीजिए बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहे हैं, तो आपको हर मॉर्निंग या हर सुबह आपको ये बोलना होगा कि यस यू कैन डू इट। हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। समझ रहे हैं बात को? इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो अंदर क्या है, आपके अंदर के डर को ख़त्म करना है, और सबसे पहला काम यही है कि आप अपने अंदर के डर को ख़त्म करिए। ठीक है, दूसरा है, आप इस एग्ज़ाम के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। धैर्य नहीं रहेगा तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो धैर्य जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डर खत्म करके क्या करना है आपको? आत्मविश्वास आपके अपने अंदर रखना है कि आप इस एग्ज़ाम को जो है पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। समझ रहे हैं? धैर्य रखना है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई बहन लोग ऐसे भी हैं जिन्हों जो जॉब्स में है या उनकी एज काफ़ी हो गई है और वो इस एग्ज़ाम को पास करना, क्रैक करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग भी जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि मान लीजिए बहुत सारी बहनें की जो है शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, और उनको ये उनकी सपना था बचपन से मैं भी बीपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करूं, तो वो किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें इन तक, और उससे उनको ये पता चलेगा कि हमको तैयारी कैसे करना है। ये तैयारी किसी भी एज में आप शुरू कर सकते हैं। आपका जो मैक्सिमम एज कितना है? 37 एज है आपका। 37 एज तक जो है आप इस एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। इसीलिए मान लीजिए आपकी उम्र 32 या 34 भी है, और आप सही रणनीति से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको जो है सही रणनीति होना चाहिए। तीसरा क्या है आपका? सही रणनीति बहुत होना जरूरी है। सही रणनीति, ठीक है, सही रणनीति, स्ट्रेटजी जो है आपका एकदम जबरदस्त होना चाहिए। तो पहला क्या है? डर खत्म करके आत्मविश्वास जगाइए, धैर्य बना के रखिए, सही रणनीति। और चौथा है आपको अच्छा गाइडेंस। अच्छा जो है आपको गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों की जो है सलाह होनी आपकी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान आपका भटकाव ना हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी की बात में आ जाए कि तुम बेकार के जो है समय बर्बाद कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा। मान लीजिए किन्हीं का एज ज़्यादा हो गया, वो आप तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये बताया दिया जाए कि अरे आप तुमसे कब, क्यों, कैसे होगा, तुम्हारा एज काफ़ी हो गया है, तुमने 10 साल से जो है पढ़ाई छोड़ दिया है। तो ये सब तमाम बात नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होनी चाहिए। लोग कंपटीशन कंप्लीट करने के लिए जो है कि कोई भी उम्र नहीं होती है और ना कोई एक समय होता है। जब जगे तभी सवेरा, समझ रहे? आपने सुना हो ना, जब जगे तभी सवेरा। तो जब आप जाग गए कि नहीं हमको करना है, डर खत्म करना है, आत्मविश्वास आपको आ गया,
आपके अंदर धैर्य आ गया, आपने सही रणनीति जो है बना लिया एग्जाम को तैयारी करने का, और आपको अच्छा गाइडेंस मिला, यू कैन डू इट, 100% आपकी जो है सफलता जो है होगी। समझ रहे बात को? और इसके लिए ये नहीं होना होगा कि आपका एकेडमिक क्या रहा। आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो क्या लिखा रहता है, जो है ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये नहीं पूछता है कि आपके बैचलर डिग्री में इतना परसेंटेज होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या 10th में इतना मार्क्स होना चाहिए, या 12th में इतना मार्क्स होना चाहिए। कोई भी इस एग्जाम को फॉर्म भर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी एकेडमिक वाले या उनकी एवरेज स्टूडेंट्स हैं, या जो है बच्चे जो है बहुत ज्यादा कमजोर थे, या मान लीजिए अमीर हैं या गरीब हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब गरीब का बच्चा भी पास कर सकता है, उसका एकेडमिक खराब रहा हो, पढ़ने में कमजोर भी रहा हो, वो भी इस एग्जाम को पास कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? जब हमारा फॉर्म भरने में ही आपको ये बात दे दिया जाता है, तो आप इसी से समझ जाइए कि कोई भी इस एग्जाम को पास कर सकता है। बस ये आपके पास 4 कैटेगरी जो है, जब आपको पास जो है हमेशा मन में बैठा के रखिए, जब तक कि आप अपना PDF में रिजल्ट ना देख ले, मेरा फाइनल रिजल्ट। तो सबसे पहले सुबह उठ को आपको यही बड़बड़ाना है, यस आई कैन डू इट, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। और 5वां एक काम आप जरूर करिए, जब भी आप रात में सोइएगा, जब भी आप रात में सो रहे हैं मान लीजिए, तो ये सोचिए, हर रात की बात कर रहा हूं, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट ना हो, हर रात आप क्या करें, ये सोचिए कि मेरा रिजल्ट हो गया है। ऐसा सपना मतलब सोने से 2, 4, 5 मिनट पहले ये हो गया कि आप ये सोचिए कि मेरा PDF में रिजल्ट आ गया है और मेरा फलना फलना रैंक है, मैं SDM बन गया हूँ, या DSP बन गया हूँ, या CO बन गया हूँ, या रेवेन्यू ऑफिसर बन गया हूँ। हर रात सोचिए कि मेरा रिजल्ट PDF में, मान लीजिए आपका रैंक मान लीजिए 20 आ गया, 25, हर रात सोचिए। उसके बाद आपका एक्सप्रेशन कैसा है उसके बारे में सोचिए, आपके माता पिता का, आपका फैमिली का क्या एक्सप्रेशन है, आपको ना चाहने वाले का भी एक्सप्रेशन देखिए, आपके पड़ोसी, आपके गोतिया, ये सब का भी एक्सप्रेशन देखिए। तो उसके बाद क्या होता है कि आपके अंदर क्या होती है, एक उत्साह जगता है डेली। नेक्स्ट दिन जब सुबह में उठिएगा, क्योंकि आपने सपने देखे, उसके बारे में आपने सोचा, तो आपका नर्वस सिस्टम जो है उसी की और जो है लग जाता है, वो पूरा करने में, आपके सपने को पूरा करने में। और आपका जो है, आपने सपना देखा कि क्या देखा रात में, कि मैं ये बन गया हूं, मेरा रैंक ये आ गया, रिएक्शन, तो आपके पढ़ने में क्या होगी, उत्साह आएगी। और सुबह उठ के आपको ये बोलना है, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और धैर्य बखिए, डर खत्म करिए, समझ रहे हैं, और सही रणनीति बनाइए। तो ये आपके एग्जाम, ये तब तक जब तक कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो। ठीक है, अब आइए हम सही रणनीति कैसे बनाएं। मेन टॉपिक पे ये चीज जो आपको मैंने अभी बताया, ये आपको जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो तब तक आप इसको बनाए रखिए। अब आइए सही रणनीति क्या होने चाहिए, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, 0 लेवल से बता रहा हूं। ठीक है, जिन्होंने अभी BPSC, जिनका जो है अंडर ग्रेजुएशन है, उनका सपना है, या उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, समझ रहे हैं बात को, या जो एग्जाम तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए। उनको लग रहा है कि मैं कहाँ मेरी कमी रह गई है, तो इस वीडियो को जरूर देख के आप उस कमी को जो है दूर करिए। स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला जो काम है वो काम क्या है, कोई भी कंपटीशन को फेस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपके जो है स्टडी टेबल पे क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। किसका सिलेबस होना चाहिए, अभी आपका BPSC के बारे में बता रहा हूं, तो BPSC का सिलेबस होना चाहिए। दूसरा सबसे ज़्यादा मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूरी है आपके लिए, तो वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही आपका आधार है एग्जाम तैयारी करने का। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दोनों PT और मेंस चैप्टर वाइज मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, चैप्टर वाइज इससे आज से ही आपके पास ये होना चाहिए, चैप्टर वाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, PT और मेंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, और सिलेबस।
ये चीज एक ऐसा है, जब भी मॉर्निंग में आप अपने क्रियाक्रम से जब उठिएगा, चाय वाय पी के, जब आप 5 बार मैंने बोला है यस आई कैन डू इट आपको बोलना है, उसके बाद आपको ये एक तरह से आपका हनुमान चालीसा हुआ। डेली मान लीजिए आप हिस्ट्री, मान लीजिए आज आपके रूटीन में है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो आप हिस्ट्री का सिलेबस देखिएगा, पीटी मेंस का क्या है। भले ही आपने जो है कल देख लिया, आपको रटा आ गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, हुआ है, तब तक आप डेली सिलेबस देखिए। मान लीजिए आपका रूटीन में आज हिस्ट्री है, तो मैं आप हिस्ट्री का पहले सिलेबस देखिएगा। मान लीजिए आप प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में मान लीजिए आप 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं, रिवोल्ट पढ़ रहे हैं, 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 के चैप्टर में आप ये देखिएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। मैं अभी ये नहीं आपको बता रहा हूं कि कौन सा बुक पढ़ना है, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब मैं बुक का नाम बताऊंगा, तब आप जो है मैं बोलूंगा कि उस बुक में आपको कैसे पढ़ना है। ये मैं बता रहा हूं कि 1857 का रिवोल्ट, आज मान लीजिए जो भी बुक के बारे में बताऊंगा उस बुक में आपको पढ़ना है, तो 1857 का रिवोल्ट मान लीजिए पढ़ रहे हैं, उसमें ये देखिए कि इसमें पीटी में जो है अब तक बीपीएससी में 1857 के रिवोल्ट से क्या क्या पूछे गए हैं। आपका एक कॉपी होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए पीटी का, हिस्ट्री का, इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे करके आप नोट डाउन करके रखिएगा, एक कॉपी बनाइएगा। मान लीजिए पीटी में ये मान लीजिए अब तक जो है 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी का रिपीटेशन हुआ है, आपने उस क्वेश्चंस को लिख लिया। उसके बाद मान लीजिए अब तक जो है मेंस में 1857 से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं और यही रिपीटेशन है। तो मान लीजिए आपका ये चैप्टर्स का पीटी और मेंस का तैयारी हो गया। इसका मतलब इससे कोई भी क्वेश्चंस यदि आपसे पीटी में पूछेगा और मेंस में पूछेगा, तो आपसे आप आसानी पूर्वक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जब भी आप मान लीजिए 1857 का आपको पीटी मेंस का क्वेश्चन के बारे में आइडिया हो गया, जब आप बुक पढ़िएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उस बुक में आपको ये लगना चाहिए कि मान लीजिए आपको तो क्वेश्चंस पता चल गया, सिलेबस भी पता चल गया, जब उस चैप्टर्स को पढ़िएगा तो आप में एक इंटरेस्ट आएगा उसको समझने में। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि क्वेश्चंस जो है पूछने का पैटर्न है इस टाइप का, ये कंटेंट पूछता है। तो आप क्या करिएगा, एक कॉपी अलग से बनाइए मेंस ओरिएंटेड और पीटी ओरिएंटेड, एक क्वेश्चंस बनाइएगा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, कॉपी बनाइएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लिखने के लिए। तो मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट का जो आपको कंटेंट वहां पे मिला, आपको तो पता चल गया कि किस टाइप का फैक्ट पूछता है, तो कुछ नया फैक्ट होगा, उस फैक्ट को 1857 रिवोल्ट में एक पीटी वाले कॉपी में उसको लिख डालना है। जब मेंस का आएगा तो मेंस में आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चंस पूछ रहा है। जो चैप्टर्स में, जो बुक्स में जो राइटर्स उस रिवोल्ट के बारे में बता रहे हैं, तो आपको एक कंटेंट मिलेगा कि हम आंसर राइटिंग जब भी लिखेंगे तो ये कंटेंट को हम डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है अमुक साल में इस टाइप का मेंस पूछा था, तो यहाँ पे ये कंटेंट लिखेंगे तो बेटर होगा। तो आप क्या करिएगा, उस बुक से उस कंटेंट को आराम से कॉपी करके एक फेयर बना लीजिएगा मेंस वाले कॉपी में। इससे क्या होगा, आपको 1857 के रिवोल्ट का पीटी मेंस का जो है इस तरह की तैयारी हो जाएगी। इस तरह से आप हिस्ट्री का बनाइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का बनाइएगा, मिडाइवल हिस्ट्री का बनाइएगा, पॉलिटी का बनाइएगा, ज्योग्राफी का बनाइएगा। समझ रहे बात को? इस तमाम टॉपिक को आपको इसी तरह से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हमारा आधार है, उसी तरह से आपको इस तरह से नोट्स बनाने होंगे। कैसे मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। ठीक है, ये रहा हमारा। तो सबसे पहले हमारा जरूरी क्या है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो हमारा एग्जाम होता है वो कितने पीटी होता है, पीटी जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। इस बार से जो है निगेटिव भी इसमें ऐड किया गया है। तो पीटी जो होता है उसमें जो होता है हिस्ट्री होता है, हमारा हिस्ट्री होता है, इतिहास होता है। इतिहास में क्या क्या, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा होता है मिडाइवल हिस्ट्री,
मिडाइवल हिस्ट्री। तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है तैयारी करना है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का, मिडाइवल हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, इसी तरह से आपको पीटी मेंस जो है क्वेश्चंस जो है नोट्स करके रखना होगा। उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री हो गया, उसके बाद जनरल साइंस। जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। ये मैंने शुरुआत में क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो 4 सब्जेक्ट है, ये इसी से आपको 100 से लेके 110 क्वेश्चंस जो है मात्र ये 4 सब्जेक्ट से पूछते हैं। हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर। इससे आपको 100 से 110 क्वेश्चंस रहते हैं। दोस्तों दिनों दिन क्या हो रहा है, पीटी का जो हो रहा है महत्व जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे 67 बीपीएससी पीटी का देखें आपने, कट ऑफ कितना आया है, 113 आया, सोच लीजिए। तो दिनों दिन इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आपको जो है सही रणनीति अपनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये 4 चैप्टर्स हैं जिसमें 100 से 110 क्वेश्चंस आते हैं। आपको हम बुक भी बताएंगे कौन कौन सा बुक पढ़ना है। हिस्ट्री हुआ, जनरल साइंस हुआ, बिहार स्पेशल हुआ एंड करंट अफेयर्स। उसके बाद है आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आपका ज्योग्राफी, समझ रहे हैं बात को। पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स। इसी से आप, इससे जो है आपको इन तीनों से आपको जो है 30 से 40 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चंस रहते हैं और 10 क्वेश्चंस जो है आपके रहते हैं वो मैथ से रहते हैं। 10th लेवल का मैथ्स रहता है। पहले जो है ये 12th लेवल का रहता था, अब इसको करके 10th लेवल कर दिया है। तो 10th लेवल का मैथ्स जो रहता है क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस, ये 3 टॉपिक से, बाकी 100 से 110। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ रहे बात को। वैसे इंपॉर्टेंस सारा का जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका है तो इसी को ज़्यादा पढ़ना है, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मान लीजिए इसमें से आपको कुछ गलत भी हो रहे हैं तो यहाँ सही हो रहे हैं तो ये मेकअप भी कर रहा है, इसीलिए सारे का जो है महत्व जो है बराबर है। इसमें से कुछ का जो है क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहे हैं तो महत्व ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा नहीं है, कभी इस 4-5 साल पहले जो है इकोनॉमी से ही 30-32 क्वेश्चंस पूछ दिए थे। इसीलिए किसी को जो है आप नकार करके नहीं चल सकते हैं, सभी के लिए समान महत्व है, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो अब यदि हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, इस चीज़ को पीटी और मेंस के लिए क्या है। तो हिस्ट्री का जो है आपका पीटी का, यदि हम पीटी की बात करें, हम सिर्फ पीटी की बात कर रहे हैं, तो पीटी के लिए आपको जो है, और मेंस, पीटी एंड मेंस दोनों बात करें हम साथ साथ में ही, पीटी और मेंस, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस किस क्लास का, 11th क्लास की एक एनसीईआरटी आती है, 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री तीनों, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये बिपिन चंद्रा वाली मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों आप ओल्ड एनसीईआरटी लीजिएगा, न्यू वाली नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की, ये आपके पास जो है रहनी चाहिए। साथ ही साथ एक बुक आती है, रेफरेंस बुक एक जरूर रखिए, प्लस राजीव अहीर की, राजीव अहीर की एक रेफरेंस बुक रखिए बस आप। और प्लस आपको मैंने बताया प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत जरूरी है। प्लस राजीव अहीर प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। हिस्ट्री के लिए आपको जो है इतना जरूरी है, कौन कौन सा,
तो एनसीईआरटी 11th क्लास के एंशिएंट मिडाइवल एंड मॉडर्न राजीव वहीर की बुक है, एक रेफरेंस बुक। आपको एनसीईआरटी के अलावा जो कोई बुक है राजीव वहीर, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की मदद, बस काफ़ी है आपका हिस्ट्री, पीटी और मेंस निकालने के लिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने। कई बार दोस्तों लोग ये सोचते हैं कि हम लुसेंट पढ़ के जो है एग्जाम क्रैक कर लेंगे। एक समय था जो लुसेंट का भी जो है महत्व था, ठीक है, अभी भी महत्व है, मगर उतना महत्व नहीं है कि आप जो है पीटी क्वालिफाई कर लीजिएगा, मेंस क्वालिफाई कर लीजिएगा। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री का पढ़ने कॉन्सेप्ट, आपको पहले कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसके लिए आपको वही पुरानी रणनीति बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के डेट में क्या है, लोगों को जो है बुक से भाग रहे हैं, उनको लगता है कि किसी कोचिंग का ई बुक आ जाए या कहीं जो है शॉर्टकट तरीका लुसेंट टाइप का कोई बुक पढ़ ले और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जब ये आप ये हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा तब आप जो है लुसेंट एक बुक रखिए प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। लुसेंट जो है, मान लीजिए आपका एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, आपको सब कुछ याद है, तो लुसेंट आप एक प्रैक्टिस के लिए रखिए, उसको पढ़ लीजिए एग्जाम से 2-4 दिन पहले। मान लीजिए हिस्ट्री का है तो आपने हिस्ट्री वहाँ पढ़ने के बाद एक लुसेंट का जो है प्रैक्टिस कर लिए। समझ रहे बात को? तो लुसेंट आपके रिवीजन के लिए काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका लुसेंट मेन बुक होना चाहिए, इसी से आप पीटी क्वालिफाई कर लीजिएगा। मान लीजिए पीटी किसी तरह हो भी जाता है, अब तो कट ऑफ 113 तक जाए तो आप तो नामुमकिन है बल्कि लुसेंट से आप एग्जाम पास कर लीजिएगा। मान लीजिए लुसेंट से आप पास कर भी जाते हैं तो फिर मेंस में क्या होगा, इंटरव्यू में भी क्या होगा। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी मोस्ट जरूरी है, प्लस एक रेफरेंस बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से हम अपनी रणनीति बताते हैं, और कैसी रणनीति होनी चाहिए वो मैंने आपको अभी बताया। ये हिस्ट्री था हमारा। यदि आप पॉलिटी अब आइए जनरल साइंस। जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का जो है साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है, उनको जो है जनरल साइंस जो है 30 क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये कई बार जो है पीटी रुकवा देती है। तो जनरल साइंस के लिए आप एक चीज याद रखिए, एक घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है। इसमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है नहीं, क्योंकि ये पीटी लेवल तक ही है। तो घटना चक्र की एक बुक आती है, वो जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान रहता है उस पर लिखा हुआ, वो आप मार्केट से ले लीजिए, उसको रट जाइए। घटना चक्र सफिशियंट है। इसके अलावा भी आप कोई पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव आता है जनरल साइंस का, लुसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस, लुसेंट ऑब्जेक्टिव क्या जनरल साइंस, ये आप पढ़ लीजिए, काफी है आपके लिए, ठीक है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस, ये हुआ जनरल साइंस से रिलेटेड। अब आइए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए मैं बताऊं, ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए तो आप इम्तियाज सर की बुक आती है, इम्तियाज सर की बुक आती है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव इम्तियाज सर बीपीएससी स्पेशल के लिए लिखे हैं मैंने। ऑब्जेक्टिव आती है एक आती है सब्जेक्टिव, आप उसको ले सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी को नहीं, इससे मन नहीं भर रहा, तो वही एक प्रैक्टिस के लिए केवीसी नैनो का भी बुक ले सकते हैं, केवीसी नैनो का, ठीक है, केवीसी नैनो का बिहार स्पेशल के लिए आपके लिए काफी है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए बहुत लोगों का रहता है क्या करें। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, आप एक पेपर पढ़ते रहिए, एक पेपर आती है बिहार की हिंदुस्तान, उससे भी आप जो है 6 से 8 महीना का करंट अफेयर्स आप तैयार कर सकते हैं। अभी जो आगामी 68 बीपीएससी आएगा उसमें 8 महीना 6 महीना 8 महीना का करंट अफेयर्स रहेगा। हिंदुस्तान पेपर जो आती है हिंदी वाली जो आती है, हिंदुस्तान इंग्लिश वाली नहीं, हिंदुस्तान, वो हिंदी वाली बिहार की जो आती है, उससे जो है भी आप बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स को जो है आप कवर्स कर सकते हो। तो एक पेपर आपका हिंदुस्तान, मैगजीन लेना हो तो एक दृष्टि की मैगजीन आती है, दृष्टि की जो है मैगजीन आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे वीडियो माय ऑनलाइन प्रेप का जो है, कभी आप वीडियो जो है करंट अफेयर्स स्पेशल, करंट अफेयर्स की जो वीकली या मंथली करंट अफेयर्स आती है, वो इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इतना आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो आपके लिए काफी है। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद है मान लीजिए पॉलिटी। पॉलिटी के लिए क्या करें। पॉलिटी के लिए आप एक एनसीईआरटी भारतीय संविधान
11th क्लास की बुक आती है संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक आती है। इसको जो है एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार इसको पढ़िए, ठीक है। कई सारे दोस्त क्या करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि एक ही बार पढ़ें तो एक ही बार में हम नोट्स बना लिए, ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी अपने आप में ही नोट्स है। जब आप एक दो बार पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के देखा हूं कि उन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी को ही जो है पूरा कॉपी कर दिया है नोट्स बनाने में, तो वो एक दो एनसीईआरटी बनाते बनाते थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी को आप एक बार में नहीं समझ सकते, एनसीईआरटी को मिनिमम 8 से 10 बार पढ़ना होगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि डेली सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना होगा। तो सिलेबस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने से आपको यह पता चल जाता है कि बीपीएससी में क्वेश्चंस क्या पूछता है। जब भी एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा हाँ इस साल ये क्वेश्चन पूछा था पीटी में, तो आप अंडरलाइन करिएगा इस टाइप का, तो आपको अनुभव हो जाता है कि कौन सा फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर आपके पास जो मेंस का आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बार बार डेली देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये कंटेंट अच्छा है, तो उसको आप कहीं लिख लीजिएगा। तो ये एनसीईआरटी 8 से 10 बार पढ़ने के बाद पता चलेगा, और उसके बाद डेली सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिएगा, तभी आपको जो है समझ में आएगा। इसीलिए एनसीईआरटी एक बार पढ़ के पूरे कॉपी को रंग मत दीजिए किताब को, आप बार बार एनसीईआरटी को पढ़िए। समझ रहे हैं बात को? तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी पढ़ा बता रहा हूं या कोई भी एनसीईआरटी बता रहा हूं, तो आपको 10 बार पढ़ने की जरूरत है। तो ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, प्लस यदि आपको एक रेफरेंस बुक तो ये अपना लक्ष्मीकांत सर का, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी जो आती है, आप इनको जो है पढ़ सकते हैं। ये हमारा पॉलिटी था। अब यदि इंडियन इकोनॉमी आइएगा, इंडियन इकोनॉमी में एक तो 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है हमारा, इसका जो है वीडियो भी हमारे माय ऑनलाइन प्रेप के वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास की एनसीईआरटी प्लस दृष्टि का एक एनसीईआरटी आप ले लीजिए। दृष्टि तो एनसीईआरटी नहीं, दृष्टि का जो है इकोनॉमी, दृष्टि इकोनॉमी प्लस सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, जिस साल का एग्जाम दे रहे हैं उस साल इकोनॉमिक सर्वे उस साल का जरूरी है पढ़ना। 11th क्लास की एनसीईआरटी, दृष्टि, इकोनॉमी पढ़ ली, अब इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना, ये आपका बुक हुआ। उसके बाद रेफरेंस बुक में वही आप एक दृष्टि का इकोनॉमिक आप ले सकते हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारा इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी के लिए काफी है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी, नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए कोई रेफरेंस बुक नहीं, सिर्फ 11th एंड 12th का एनसीईआरटी काफी है। 11th 12th का एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो मैं सब बार बोलता हूं बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका किताब के बारे में। और किताब देखिए, जिसका बेस कमजोर है, मान लीजिए जो अभी तैयारी के जिनको बेस कमजोर लग रहा है, उनको लग रहा है कि हमको जो है ये पढ़ने के बाद भी एनसीईआरटी 11th 12th का नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप शुरुआत करिए 6 to 12 एनसीईआरटी, 6 to 12 एनसीईआरटी। मान लीजिए अभी जो अंडर ग्रेजुएशन है, 1-2 साल के बाद एग्जाम देना चाहते हैं, तो 6 to 12 एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। और एक आप यदि हिंदी मीडियम के हैं तो आप जो है हिंदुस्तान पेपर डेली पढ़िए अभी से ही। मान लीजिए 2 साल 3 साल के बाद बीपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा, तो आप एक पेपर और 6 से लेके 12 की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिए। इसका नोट्स नहीं बनाना है आपको, एक में कम से कम 10 बार पढ़ लीजिएगा एक बुक को मतलब एक चैप्टर्स को, एक बुक को 10 बार पढ़िएगा मतलब एक चैप्टर्स को 10 बार भी पढ़ना होगा। तो एक चैप्टर्स को 10 बार पढ़ने के बाद, और मैं बोल रहा हूं जो मान लीजिए 2 साल की भी तैयारी दे रहे हैं, 3 साल के बाद भी देंगे, तो उनको लिए भी ये है कि वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डेली पढ़े, हनुमान चालीसा की तरह आपको रटा होना चाहिए। उसके बाद ही आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें।
समझ रहे बात को? पहले सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आप जो है एनसीईआरटी बुक को पेज को पलटिए, 10 बार पढ़ने के बाद आप जो है नोट्स बनाने के लिए सोच सकते हैं। आपको ये लगेगा कि इस बुक में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है जिनका बेस कमजोर है 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और जिनका बेस ठीक है तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है। ठीक है, इस रणनीति से आप तैयारी करिएगा दोस्तों, यकीनन मानिए कि आपका एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों का जो है इसी रणनीति के साथ जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है एग्जाम क्लियर हुआ है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक हमारे चैनल माय ऑनलाइन प्रेप को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।